अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के दूसरे फेज़ के इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो सिलसिला जारी है। टर्नआउट काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर भी हम आज जायज़ा लेंगे। आपको बताते चलें कि मुजफ्फराबाद में इससे पहले जो पहले फेज़ में इंतखाबात हुए उसमें PMLN इस वक्त मुजफ्फराबाद में अपना मेयर लाने की पोजीशन में नज़र आ रही है। और इन इंतखाबात की इनफरादियत ये है कि इन इंतखाबात में गो कि ये 31 साल के बाद हुए हैं, कुछ कौमपरस्त जमातें और कुछ मखसूस जमातें जो वहाँ पे हमेशा इंतखाबात का बाइकआउट करती रही, लेकिन इस मरतबा वो भी इस इंतखाबात में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। और यूथ के हवाले से जो बात की जाती थी कि यूथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करती है या खुदा न ख्वास्ता यूथ को सिर्फ एक सियासी जमात के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन ये सूरत हाल नज़र आई है ओवरऑल आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि जहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद PMLN को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरे फेज़ के इंतखाबात 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जी पूंछ के, जिनमें इंतखाबात होने जा रहे हैं। बाग है, पूंछ है, सरनोती है और हवेली में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। टोटल वोटर्स हैं जी 10,09,160 कुल वोटर्स हैं और कुल उम्मीदवार UC और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मिलाकर अगर हम देखें तो 3583 यानी 3583 ये उम्मीदवार हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टाउन वार्ड 9 हैं और जो मुंतखब होंगे वो 2 होंगे। अब ये कांटे का मुकाबला ऐसे कहें या सूरत हाल ग्राउंड पे क्या है, इस पर हम बात करेंगे। 31 बरस के बाद इंतखाबात और इसकी गहमा गहमी के हवाले से ख़ास तौर पर हमारा ये फोकस होगा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ या ग्रास रूट लेवल से लोगों का ऊपर आना और मुल्की सियासत में अपना हिस्सा डालना और कंट्रीब्यूट करना बड़ा अहम है। जितने भी लीडर्स इस वक्त इस खित्ते में, इस रीजन में, बल्कि दुनिया में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया, वो इसी ग्रास रूट लेवल से, लोकल बॉडी से, इस निज़ाम से आगे बढ़े, क्योंकि हर शख्स को उसकी दहलीज तक इंसाफ पहुंचाया जा सकता है। और यूनियन काउंसिल के जो नुमाइंदे होते हैं या वार्ड्स के होते हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होते हैं, उन्हें हर कूचे, हर गली के मसाइल का पता होता है। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमने मदू किया है डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सीनियर साफ़ी और तजियाकार हैं, हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। वंस अगेन थैंक यू, वेलकम, बहुत शुक्रिया। सफदर गर्देजी साहब इस वक्त बाग में मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के करंट अफेयर्स शोबा के। बहुत शुक्रिया सफदर गर्देजी साहब आपका भी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब पहले सूरत हाल का जरा जायजा ले लिया जाए और उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। सफदर गर्देजी साहब ये बताइएगा, माजी में कुछ बाइकाट किया कुछ जमातों ने, इस मरतबा नजर आ रहा है कि वो जमातें भरपूर अंदाज से इसमें शिरकत कर रही हैं। और ये भी साथ में बताइएगा कि मुजफ्फराबाद जिला जो पहले फेज में इंतखाबात हुए हैं उसमें PMLN की कुछ पोजीशन भी बेहतर लगती है, क्या वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। पहले मैं आपकी इजाज़त से जो है वो थोड़ा सा जो आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इस पे एक तरह ओवरव्यू अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जी जैसा आपने खुद अपने इंट्रो में कहा जी कि जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन जो 31 साल के बाद हो रहे हैं, ये उसका सेकंड फेज है, दूसरा मरला है। पहले मरले के अंदर मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इलेक्शन हुए थे, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अंदर पूंछ डिवीजन जो आज़ाद कश्मीर बेसिकली 3 डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, पूंछ डिवीजन है और मीरपुर डिवीजन है। और मीरपुर डिवीजन में 7 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। और पूंछ डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने खुद भी कहा, बाग है, उसके अंदर हवेली है, सुदनौती है और पूंछ है। और इन चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। और जो हमने देखा है मॉर्निंग से, आल दो कि ये चारों इलाके ऐसे हैं कि जब मौसम बड़ा सख्त होता है, सर्दियों के अंदर जो है वो सख्त सर्दी होती है। और इलेक्शन के हवाले से पहले कुछ खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि अगर कोई बारिश हो गई या मौसम जो है वो बर्फबारी होगी तो शायद जो है वो टर्नआउट उस तरह का ना हो। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि बारिश नहीं हुई, मौसम बहुत अच्छा है, लोगों की बड़ी भरपूर हमने पार्टिसिपेशन देखी है। और एक बड़ी ख़ास बात जो बड़ी हौसला अफजा भी है इस खित्ते के मखसूस हालात के अंदर भी, इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसके हवाले से भी, कि यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद इसके अंदर जो है वो उसकी पार्टिसिपेशन हमें नज़र आई है। और एक नया ट्रेंड है, मैं समझता हूँ बड़ा हौसला अफजा ट्रेंड है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, कि यहाँ ख़वातीन की बहुत बड़ी जो तादाद है स्पेशली पूंछ डिवीजन के अंदर, वो डायरेक्ट मुकाबले के अंदर है मुख्तलिफ हैसियतों के अंदर। कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर भी कुछ ख़वातीन हैं और लोकल लेवल पे मैं अगर आपको थोड़ी इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं इसका एक सिस्टम भी, स्ट्रक्चर भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो बाकी हमारे सूबों के अंदर इलेक्शन होते हैं, थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है वो पुराना थोड़ा है, उसके मुख्तलिफ अंदर है। जो है जी वो मुख्तलिफ है। जिस तरह केपी के अंदर हमने देखा था कि केपी के अंदर जो है वो तहसील का निज़ाम था या विलेज काउंसिल है या नेबरहुड काउंसिल थी। पंजाब का थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर यूनियन काउंसिल का पुराना निज़ाम है, जो कि पंजाब के अंदर या बाकी जगहों के अंदर जो पुराना निज़ाम होता था कि यूनियन काउंसिल जो है वो बेसिक में यूनिट है। यूनियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो यूनियन काउंसिल हैं उनका एक नुमाइंदा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए मुंतखब होता है, जो
उस डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन है उसको मुंतखब करता है, और दूसरा उनका जो है वो एक वार्ड मेंबर होता है। हर यूनियन काउंसिल मुख्तलिफ वार्ड्स पे मुश्तमिल है, और ये दो दो बंदे मुंतखब होते हैं। तो मैं बात कर रहा था ख्वातीन की, अच्छा, ख्वातीन की ये गर्देजी साहब, खवातीन के साथ साथ एक और नुक्ता इसमें साथ में शामिल कर दें। इतलात मौसूल हुई है, मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई हैं नौजवानों के हवाले से कि जिनको जोड़ा जा रहा था कि ये एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही नुमाइंदगी करते हैं, और इस चीज़ पर इन्फिसाइज भी किया जा रहा था। लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं कि यूथ का जो इस वक्त ट्रेंड है या इस वक्त जो सूरत हाल है वो PMLN की तरफ झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है। एम आई राइट? जी डॉक्टर साहब, उसमें उसके अंदर जो है वो जैसा आपने पहले भी बात की, मैं अपने आपके सवाल को थोड़ा सा खास इस नुक्ते पे आने से पहले मैं मुजफ्फराबाद की थोड़ी सी बात कर लूंगा कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इलेक्शन भी हुए, और उसके अंदर जो है वो ओवरऑल जो अपोजिशन थी, जिसके अंदर PMLN है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी है, उनकी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर भी और उनके वार्ड्स के अंदर भी उनको बरतरी हासिल थी। और जो आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, जिसकी एक बड़ी अहमियत है सियासी हवाले से भी, बाकी हवाले से भी, तो उस कैपिटल के अंदर जो है वो जो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आज़ाद कश्मीर की, ये अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर रावलाकोट और बाग दो जो बड़े शहर हैं वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाएंगे, उनका जो मेयर बनेगा। तो मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो नून लीग अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनकर उभरी है मुजफ्फराबाद शहर के अंदर, और वो इस पोजीशन के अंदर है कि वो वहां अपना मेयर बना सके। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस के अंदर मिलके वो आते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो हैं वो मुजफ्फराबाद का भी बना सकते हैं, बाकी टाउन कमेटीज के अंदर भी जो है वो बना सकते हैं। आप बात कर रहे थे यूथ की, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक चीज जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर जो गुज़श्ता जो गवर्नमेंट रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ था, और मैं समझता हूँ कि जो है वो उसको मुस्लिम लीग खुद भी उसका शायद क्रेडिट उस तरह नहीं ले सकी है। वो ये था कि वहां पे चूंकि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स जो है वो सरकारी मुलाजमतों के अंदर वो स्कूल्स हैं। आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट बहुत बड़ा है, वो स्कूल्स की बहुत बड़ी तादाद है, और वहाँ जो टीचर्स माजी के अंदर ये होता रहा जी कि उनकी भर्तियां सियासी बुनियादों पे होती थी। ठीक तो है। मुस्लिम लीग नून ने NTS का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट निजाम लाया, और तारीख के अंदर पहली दफा ये हुआ कि वहां पर मेरिट की बुनियाद पर हजारों नौजवान जो थे वो उनको मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां मिली, वो टीचर्स भर्ती हुए, जिसे आज़ाद कश्मीर के निजाम तालीम के अंदर भी एक बड़ी एक समझ लें कि बड़ी खुशगवार तब्दीली आई। ठीक और है। दूसरा ये था कि यूथ के अंदर जो है वो नून लीग के हवाले से एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ कि उनको मेरिट में पहली दफा जो है वो नौकरियां भी मिली, उन लोगों को अच्छा, अकोमोडेट भी किया गया, ये उन एक लोगों पहलू को। है गर्देजी साहब। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जो आपने पहला जो पहलू था जिस पे मैंने आपसे दूसरा सवाल कर लिया, लेकिन वो दोबारा मैं आपकी तरफ आऊंगा। खवातीन का टर्नआउट अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा है पहले से, उसकी वजूहत भी जानने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, ओवरऑल क्या समझते हैं आप? एक तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज का या यूनियन काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का या वार्ड यूसीज का जो भी है, वो तो हमारे नुमाइंदा ने उस हवाले से काफ़ी तफसीलन आगाह किया। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? जो ये लोकल बॉडी सिस्टम है, ये निज़ाम है, इसको पूरे मुल्क में राइज किया जाए, शफाफियत आती है इसमें, एक आम आदमी की दस्तरस में एक यूनियन काउंसिल का नाज़िम, मेयर या वो उसकी दस्तरस तक होता है, वहाँ उसकी एक्सेस होती है। इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल इसका पूरे मुल्क पे? पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की नहीं आज़ाद कश्मीर पे तो होगा, ओवरऑल मुल्क पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए बात यह है कि जो भी कोई रियासत, जो भी कोई खित्ता होता है, उसमें हुकूमत के 3 टियर होते हैं, 3 सतहें होती हैं। पहली सतह और बुनियादी सतह बल्दियात की है, और बल्दियात अगर मुतहर्रिक हों, और बल्दियात अगर अपने पूरी ताकत के साथ काम कर रही हों, तो वो खित्ता, वो इलाका, वो मुल्क या जिस इलाके की बल्दियात हों, वो आम तौर पर कम से कम मसाइल वहाँ होते हैं। सारे मसाइल लोगों की दहलीज पर, जैसे आपने शुरू में कहा, हल हो जाते हैं, और यही काम बल्दियात का है। बल्दियात से ऊपर जाकर तो फिर पॉलिसी के मामलात होते हैं, फिर खारजा ताल्लुकात होते हैं, आपकी मईशत होती है, वो एक और चीज़ है। बल्दियात है, और यही वजह है कि आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, यानी मजबूत डेमोक्रेसीज में चले जाएं, या दीगर ममालिक में भी चले जाएं, वहाँ मेयर को फादर सिटी कहा जाता है। और फादर सिटी ऐसा नहीं होता कि वो कोई एक इजाफी चीज़ हो जैसे हमारे यहाँ नज़र आता है। फादर सिटी सदर ममलिकत से पहले उसको काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाशिंगटन में किसी मुल्क का कोई हुक्मरान आया है बतौर मेहमान, और अमेरिका के सदर उसका खैर मकदम कर रहे हैं, तो सदर से पहले फादर सिटी जो है वो रिसीव करेगा मेहमान को। ये तरीका है उसका। हमारे यहाँ बदकिस्मती से
ये नहीं हो सका। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से माजी में तो डॉक्टर साहब ये भी होता रहा कि इख्तियारात और मरात से महरूम रहा लोकल बॉडीज़, इसलिए दर दर की ठोकरें वाला उसकी मामला था। बुनियादी वजह क्या थी? अगर आप इस मुझे इजाज़त दें तो मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया, शब खून मारे गए। शब खून जब मारे जाते हैं तो वफाकी और सूबाई हुकूमत और वो सियासी जमातें जो इक़्तिदार में होती हैं वो खौफ का शिकार महसूस होती हैं, वो खौफ का शिकार हो जाती हैं और वो अपनी अथॉरिटी को मनवाने के लिए दूसरों की अथॉरिटी में कोई डंडी वंडी मार देती हैं। तो यही हमारे यहाँ होता वैसे मैं इस पे दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा माजूद के साथ, क्योंकि हमारे इस वक्त एंकर पर्सन है और हमेशा जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी मौसर आवाज़ हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के एंकर पर्सन भी हैं। मेरे कोलीग हैं राशिद याकूब, इस वक्त मौजूद हैं पलंदरी में। राशिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है सर। राशिद बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोग तो आपके इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या जेस्चर आपने देखा? लोगों का क्या इस वक्त माइंड सेट है और इन इंतखाबात को देखकर वो कितना खुश हैं? और थोड़ा माजी के जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हुए या जो मुजफ्फराबाद के इंतखाबात हुए हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आया आपको, ज़्यादा बेहतर नज़र आया? डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और सारा दिन यहाँ मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन विज़िट भी करता रहा और जो सूरत हाल मैंने देखी कि जो सियासी कारकुनान हैं उनमें जोश और जज्बा बहुत बढ़ता हुआ मैंने दिखाई दिया है। और अभी जो ही इख्तिताम की तरफ सूरत हाल जा रही है, जो मरहला वार इलेक्शन का जो ये दूसरा मरहला है, इसमें इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो कारकुनान हैं, सियासी लीडर हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। अभी कुछ देर बाद पोलिंग का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और सारे लोगों की जो नज़रें हैं रिज़ल्ट पे होंगी। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो खड़ी हैं, तहसीलदार साहब हैं, बाकी जो इंतजामिया के लोग हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ कंट्रोल किया है। राशिद, दिल की धड़कनें जो हैं वो दिल की धड़कनें तो जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी दिल की धड़कनें तो बहुत तेज हो रही हैं। अपनी दिल की धड़कन को संभाल के रखें। हमें आपकी दिल की धड़कन जो है उसमें एक तवाजुन चाहिए ताकि आप सूरत हाल से हमें आगाह करें। जी राशिद याकूब। जी राशिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हम दोबारा राशिद से अपना राब्ता बहाल करेंगे क्योंकि हमारे कुलीग हैं। हमने कहा अपने दिल की धड़कनों को बरकरार रखें जी, हमें आपकी जरूरत है। आपने हमें अपडेट करने उसका अपडेट कर जी। अच्छा, वैसे बात हम कर रहे थे जज्बे के हवाले से और ओवरऑल। हाँ, उस पे आते हैं। एक जिक्र करना है, जब बहुत यानी ये है 92-93 की बात, उस ज़माने में आज़ाद कश्मीर की सियासत से मुझे दिलचस्पी हुई। मैंने आज़ाद कश्मीर का बहुत दौरा किया, पुंछ भी किया। आज आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, पूंछ। तो वहाँ जाके जब हमने कहा कि पूंछ बोलते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि भाई वाओ साइलेंट है, हाँ, ये पूंछ लफ्ज़ है। हाँ, मैं भी जा चुका हूँ, मेरा ही एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अब तो ये जो नई नस्ल के लोग हैं गलतुलाम में चल जाते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है जी राशिद, लेकिन कहते रहना दिल चाहिए। की धड़कनें जो हैं वो बहाल है, उम्मीद है। और बताइए आगे क्या सूरत हाल है? इंतजामिया इस वक्त कितनी मुतहरिक है? जी, मेरे साथ तहसीलदार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तहसीलदार साहब, क्या कहते हैं कि कब तक यहाँ मुतवक्को है जो रिजल्ट हैं और क्या सूरत हाल रही सारा? मुझे लगता है उन तक आवाज़ पहुँच नहीं रही। सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर भी इशू है और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता उनसे दोबारा बहाल हो। अब सफदर गलीज साहब, आप हमारे साथ हैं? तो मैं कह रहा था कि जो आपका एक क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है और अगर हम आप इजाजत दें तो उसको जो है वो प्लीज गो अहेड सफदर। डॉक्टर साहब जी, एक जो बड़ा अहम नुकता है जो है वो डॉक्टर फारूक साहब भी बैठे हैं, सीनियर साफी हैं, उनकी मुल्क की और आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी नज़र भी है और इस बात से खूबी वो वाकिफ होंगे
कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे पहले माजी के अंदर एक ट्रेंड रहा है कि जिसकी इस्लामाबाद की हुकूमत होती थी तो उसका समझा जाता था कि मुजफ्फराबाद के अंदर वही गवर्नमेंट बनेगी। और फिर होता भी ये था कि मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट होती थी या फेडरल गवर्नमेंट, उसको ब्लेम किया जाता था कि वो इंतखाबात के अंदर बिलवास्ता या बिलावास्ता उसने मुदाखलत की है। तो ये इंतखाबात इस हवाले से बड़े ही मुनफरिद हैं कि इसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन यहाँ कहीं भी आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी पार्टी की तरफ से भी जो है इसकी जो इवन मुखालफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी कि ये नहीं कहा गया जी कि वफाक की इसके अंदर मुदाखलत हुई है, जो कि बड़ी बड़ी आम बात है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो इंतखाबात का एक बड़ा बड़ा रोशन पहलू है कि इलेक्शन के अंदर मुदाखलत का या इलेक्शन के अंदर जो वो मनूवरिंग का कोई पहलू या कोई इल्ज़ाम इसके अंदर नहीं आया। दूसरी जो हम बात कर रहे थे, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा और क्वेश्चन के अंदर भी आपने बात की, जो बड़ा ही आम नुकता है, मैं समझता हूँ कि उसको बड़ा खुशाइन भी समझना चाहिए और एक नए नए पॉलिटिकल कल्चर का और इस खित्ते की जो एक मखसूस जो अहमियत है, स्ट्रेटेजिक अहमियत है, सियासी अहमियत है, या जो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के तनाज़र के अंदर इस बेस कैंप की जो अहमियत है, उसमें एक बड़ी खास जो एक ट्रेंड जो नया देखने में आया है कि इससे पहले जो कौम प्रेस जो जमातें होती थी वो इलेक्शन का बाइकाट किया करती थी। इस खित्ते का जो इलेक्शन होते थे बाइकाट किया करती थी, और उनका जवाब ये होता था कि जब आप इलेक्शन के अंदर नॉमिनेशन पेपर्स आप जब देते थे तो उसके अंदर एक शीक होती थी कि मैं अल्लाह के पाकिस्तान पे यकीन रखता हूँ। मतलब वो इरिस्पेक्टिव इस बहस की वो सही है या गलत है, इस दफा जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर कौम प्रेस जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले मल्ले के अंदर हमने देखा कि मुजफ्फराबाद के अंदर से, मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर से जो है वो 3-4 ऐसे नौजवान इलेक्शन के अंदर उन्होंने कंटेस्ट किया, वो जीते भी हैं कि जिनका एक माजी कौम परस्त सियासत का था। और पूंछ डिवीजन के अंदर चूंकि जो है वो शायद बाकी खितनों की निस्बत इसके ज्यादा रुझानात माजी के अंदर हमें देखने में मिले। आज लोग कौम परस्त जमातें यहाँ कभी भी कोई पार्लियामेंट्री ताकत नहीं बन सकी है, उनको कभी भी अवामी हमायत उस तरह हासिल नहीं रही है। लेकिन ये एक पहलू बड़ा खुश आइंद है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के जिनका शायद अलागे पाकिस्तान के हवाले से वो जो मैसेज के जो नजरियात हैं, जो मैसेज की जो सोच और जो मजाज और पसंद है वो नहीं है, लेकिन वो लोग इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इट्स मीन कि आप उस बात को मान रहे हैं। आप जब डिक्लेरेशन पेपर फाइल करते हैं तो इट्स मीन कि आप उस ठीक है। चीज को मान भी रहे हैं कि ठीक है, अलागे पाकिस्तान जो वो कश्मीरियों की अल्टीमेट अगर मंजिल है तो वो लोग भी किसी न किसी अंदाज में उसके साथ एग्री कर रहे हैं। सफदर, मुझे जरा खवातीन वाला एक नुक्ता भी बहुत आम था जिस पे आप बात करना चाह रहे थे। खवातीन का वोट कास्ट करना और खवातीन के टर्नआउट को आप माजी के साथ अगर थोड़ा सा जोड़ दें तो कितनी इंप्रूवमेंट नजर आई है आपको? अच्छा डॉक्टर साहब, ख्वातीन में जो है वो जो मैं गया हूँ डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, डिफरेंट लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। हमारी अपने यूनियन काउंसिल के अंदर 2 वार्ड ऐसी हैं जहाँ ख्वातीन जो है वो बराह रास्त इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं। फिर रावलाकोट के अंदर या पुंछ के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ख्वातीन बराह रास्त इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है, जो कि माजी के अंदर कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर तो शायद बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। अच्छा, वो ख्वातीन के अंदर जो है वो अक्सरियत, क्योंकि इस खिते के अंदर जो लिटरेसी रेट पाकिस्तान के बाकी सारे सूबों से निस्बतन जो है वो अगर कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, लेकिन जो इस तरह के जो सर्वेज आते हैं एजुकेशन के हवाले से जो है वो यहाँ का लिटरेसी रेट खासा हाई है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर तालीम याफ्ता यूथ हैं, फिर ख्वातीन हैं, और ख्वातीन के अंदर जो अक्सरियत उन ख्वातीन की है जो आला तालीम याफ्ता हैं, जो चाहती हैं कि उनकी एम्पावरमेंट हो, वो अपने मसाइल, अपनी कम्युनिटी के मसाइल, स्पेशली जो ख्वातीन के मसाइल हैं वो अपने ही हल्के के अंदर, अपने यूनियन काउंसिल, अपने गाँव के अंदर वो हल करें। मेरी 3-4 ख्वातीन से बात हुई, वो बड़ी इस पे पुरुमीद थी कि वो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, और शायद रावलाकोट के अंदर 2-3 यूनियन काउंसिल और उनकी वार्ड ऐसी हैं कि जहाँ ख्वातीन डायरेक्ट मुकाबले के अंदर जो है वो उनके जीतने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो यूथ की थी, यूथ की इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन के हवाले से अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो नौजवान हैं, 20-25 साल से 28-30 साल तक के जो नौजवान हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। फिर इस सारी जो एक अवेयरनेस भी है, सारी जो एक गहमा गहमी है, उसके अंदर जो वो आपके सोशल मीडिया हैं, इस तरह के जो गैजेट्स हैं, जो टूल्स हैं, उसका बड़ा रोल है। और उसके नतीजे के अंदर पहले भी हम बात कर रहे थे कि यूथ की जो है वो पाकिस्तान के अंदर शायद ये बात एक अज्यूम कर ली जाती है कि यूथ का कोई रुझान एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज्यादा है। यहाँ तो इस तरह की बात हमें देखने में नहीं आई है। मैं जिन जिन कैंडिडेट से भी मिला हूँ, वाल दो कि सारी पार्टीज के अंदर जो है वो यूथ की ज़ाहिर है वो लोग हैं, लेकिन जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो एक NTS के जरिए जो जॉब्स का एक जो निज़ाम तारफ करवाया गया था, उसके बहरहाल असरात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारे लोग अब सरकारी मैं मुलाजिम हैं। सफदर परवेज़ी आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा, लेकिन आपने यूथ की बात की तो फिर थोड़ा सा वजाहत भी कर लीजिएगा। यहाँ तो 65 साल और 60 साल वाले मामले में भी यूथ की बात की जाती थी, और यूथ की नुमाइंदगी बदकिस्मती से 70 और उससे ऊपर 70 और उससे ऊपर। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, देखिए नौजवानों का बड़ा खुशाइन। गर्देसी साहब ने बड़ी वजाहत से सारी बात कही, और इसमें कोई शुबा नहीं कि आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है
ये बड़ा डायनामिक और मुतहर्रिक लोगों का खिता है, और सियासी एतबार से बड़े बेदार लोग, ये इतने बेदार कि आपने यानी 47-48 में आज़ादी का अलम बुलंद किया और वो जदोजहद आज तक जारी है। तो क्यों वो उस जदोजहद के परछाएं हमें इससे मकामी सियासत पर नज़र ना आए और मकामी सियासत रिवायत से हट के क्यों ना चले। तो वो जो होता था, जो एक रिवायत थी कि जहाँ मरकज़ी हुकूमत है उस तरफ आज़ाद कश्मीर या वहाँ जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान बल्तिस्तान जाएगा। तो अब अगर ये चीज़ पैदा हो रही है तो ये आज़ाद कश्मीर के उसी मिजाज की अक्कासी करती है। और ये भी दुरुस्त कहा गर्देजी साहब ने कि वहाँ वाक़तन ख़वातीन बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी मुतहर्रिक, बड़ी लिटरेसी रेट डायनामिक, बहुत अच्छा है। और वो न सिर्फ वहाँ, वो पाकिस्तान में बड़े आला मनासिब पर फायज नहीं है और उन्होंने बड़े Contribution है, खिदमत अंजाम दी हैं। ये नुक्ता कहकर मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ कि ये जो कौम परस्त जमातें, ये कौम परस्त जमातें क्या थीं। आप अगर थोड़ा सा तारीख़ में जाएँ, और गर्देजी साहब तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वजाहत कर सकेंगे, ये पाकिस्तान और भारत को कश्मीर के लिए एक जैसा गासिब कहती थी। और एक ज़माने में एक तस्वीर बड़ी आम हुई थी कि ये कश्मीर का नक्शा है, उसमें खंजर एक घोंपा हुआ है और एक हाथ भारत का और एक पाकिस्तान का है। ये वो लोग थे। अब अगर उनकी नई नस्ल, अच्छा वो कोई बहुत बड़ी अक्सरियत में लोग नहीं थे, थोड़े लोग थे और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि और इंतखाबात में भी इंतखाबात में सूरत हाल देख लिया, वो आ नहीं सकते थे, कभी नहीं आ सकते थे। लेकिन अगर उनकी मौजूदा नस्ल यानी उनके नौजवान अगर इंतखाबात में आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं चाहता हूं एक तो ये कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को मुस्तरद कर दिया, दूसरा हमें ये पता चल रहा है कि अब सियासत के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये खिता किसी और तरफ जा किसी और तरफ जा रहा है। राशिद नईम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप DIG हैं पूंछ डिवीजन आज़ाद कश्मीर के। बहुत शुक्रिया राशिद नईम साहब। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राशिद नईम साहब बताइएगा, 4 अजला में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल तो एक तरफ है, डेफिनेटली इंतज़ामिया काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, कोई इंतज़ामी नकाइस अभी तक हमारे सामने नहीं आई, कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई एग्रेशन या खुदा न ख्वास्ता कहीं पर कोई रिगिंग वगैरह की कोई ऐसे एविडेंस शवाहिद या कोई किसी ने कोई कंप्लेन तो नहीं की, किसी कंसर्न तो नहीं है इस हवाले से? अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पुंछ डिवीजन में जो हमारे 4 अजला हैं पुरअमन पोलिंग हो रही है और किसी जगह पे कोई शिकायत नहीं मिली, किसी भी चीज़ की कोई इरेगुलरिटी की कोई शिकायत नहीं मिली कहीं पर भी। अच्छा, फोर्सेस को आपने जिस तरीके से वहां पे तैनात किया है, कुछ मसाइल तो नहीं सामने आए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक रहा। मौसम ने भी बड़ा साथ दिया, क्योंकि नॉर्मली इस दौरान में मौसम काफी ठंडा होता है यहाँ पे हमारे यहाँ, लेकिन इस दफा मौसम अभी तक काफी प्लेजेंट रहा, उसका भी हमें बड़ा फायदा होगा। और जो नफरी थी वो सारी जगहों पे पहुंच भी गई, प्रॉपर डिप्लॉय भी हो गई। और सबसे बढ़कर यह है कि लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, क्योंकि ये हर बंदा ये समझ रहा था कि यह मेरा इलेक्शन है। उस पर उसने फोर्सेज अगर ना भी होती तो तब भी लोगों ने खुद अपने तौर पर बड़े शौर का मुजाहरा किया, बड़े जो है ना उन्हें एक अच्छे उसका मुजाहरा किया, अच्छे शहरी होने का सबूत दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई यहाँ पर इलेक्शन करवाना। राशिद नईम साहब, ये भी बताइएगा कि कैपेसिटी इश्यूज हमारे हमेशा रहते हैं, क्या आपको कोई कैपेसिटी इश्यूज लगे नजर आए इंतजामिया को बर वक्त पहुंचने में वहां पे, या आपको कहीं लगा कि तादाद कम है फोर्सेस की जिसको आप डिप्लॉय कर सकें? नहीं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फोर्सेस भी हमारे पास बर वक्त पहुंच गई थी और रिप्लाई भी प्रॉपरली थी। और किसी जगह पे भी हमारे जो थे मोस्टली जो हमारे जो इंचार्ज थे तो 5 से 10 मिनट तक किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पहुंच सकते थे। कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जहाँ पे कोई डिले हुई या बर वक्त पहुंच नहीं सके, तो कोई ऐसी शिकायत अभी तक नहीं। संगलाख पहाड़ियों में मुश्किलात ज्यादा होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उन्हीं एरियाज के, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जो लोग होते हैं, उनकी भर्तियां बहुत जरूरी होती हैं ताकि वो इलाके को समझते हैं, डायनामिक्स को समझते हैं, ईजी एक्सेस होती है। क्या यही मॉडल अडॉप्ट किया गया? इसमें कोई शक नहीं। हमने कोशिश यही की है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोकल लोग थे, जो एरियाज को समझते थे, उन्हीं को हमने वहां पे लगाया। लेकिन चूंकि बाहर से भी हमने नफरी बुलाई थी, उनको ज्यादातर हमने QRF के तौर पे रखा, क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे हमने रखा, उनको डिप्लॉय कम किया हमने रिलेटिवली। राशिद नईम साहब, कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन के हवाले से कोई पहले काम किया, या आपको लगा कि कम्युनिटी मोबिलाइज्ड है, अब वेल अवेयर्ड है, वो इन उतार चढ़ाव को समझती है और पुरअमन इंतखाबात में वो इंतजामिया का भरपूर साथ देती है? आजाद कश्मीर में चूंकि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे पिछले 30-35 साल से ये रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन भी हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन को 30-31 साल के बाद हो रहे हैं, लेकिन असेंबली के इलेक्शन रेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में सियासी शोर काफी ज्यादा है। तो हमें को बहुत मुश्किल नहीं आई लोगों को मोटिवेट करने में। और सबसे बढ़ के ये है कि इन इलेक्शन में और जो जनरल इलेक्शन जो लास्ट ईयर हुए थे, उसमें जो हमने फर्क देखा कि लोग ये समझते हैं कि ये मेरा इलेक्शन है,
वो उसमें उसने ज्यादा एक ऑनरशिप दिखाई है यहाँ पे इस दफा, जो हमारे लिए एक बड़ी खुशगवार रह तो हमें खुद भी और उसकी वजह से हमें इंतजामी तौर पे बड़ी आसानी भी रही। ठीक है, राशिद नईम साहब कंक्लूड कर दीजिएगा कि ओवरऑल इंतजामिया के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको नजर आई। डेफिनेटली आप तो कहेंगे, आप तो इंतजामी उमूर को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, आप तो डेफिनेटली ये बात कहेंगे। क्या उतना कॉपरेट आपको नजर आया, माजी से कुछ बेहतर ज्यादा कॉपरेट नजर आया? क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, हमेशा शिकायत होती हैं कि जी नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस जो उम्मीदवार है इसकी सपोर्ट ज्यादा की जा रही है, इसके लिए कोई फ्लेक्सिबल रखा जा रहा है किसी चीज को। कोई ऐसा कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट सेल आपने बनाया था? जी बिल्कुल, हमने कंप्लेंट सेल बनाया था और जैसे मैंने पहले कहा था कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन जनरल इलेक्शन से जब हम इसको कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा सा मजीद काम करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह ये जितनी लोगों ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, जिस तरह लोगों ने बाशऊर होने का सबूत दिया है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इसमें इत्मीनान की बात है। उसकी वजह से हमारे लिए इंतजामी तौर पर बहुत सारे मामला चलाना बहुत आसान हो। बहुत शुक्रिया राशिद नईम साहब। तो जी बहुत शुक्रिया नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीआईजी पूंछ डिवीज़न आज़ाद कश्मीर। और ओवरऑल जो इंतज़ामिया के हवाले से जो हमेशा खदशात रहते हैं वो खदशात इस दफ़ा नहीं पाए गए। लेकिन गर्देजी साहब इस हवाले से भी एक नुक्ता, इस पे भी नुक्ते पे बात करते हैं, फिर मैं आपसे एक और बड़ा एक अहम नुक्ता है उस पर भी बात करना चाहूँगा। गर्देजी साहब, इंतज़ामिया तो एक सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट की बात कर रही है, यानी एक एतमाद नज़र आया अवाम का और इंतज़ामिया के दरमियान। क्या माजी में भी ऐसा होता रहा है या इस दफ़ा आपको लगता है कि माजी से कुछ बेहतर नताइज आए हैं इंतज़ामी? डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते के अंदर इलेक्शन जो है वो ओवरऑल तो पुरअमन माहौल के अंदर ही होते रहे, सिवाय कदुका कुछ वाकयात के कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर के उस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। हाँ, इस इलेक्शन के अंदर हवाले से मैं थोड़ा सा जो है ना, एक जो लोग रेगुलरली मीडिया को मॉनिटर करते हैं उससे वाकिफ होंगे कि कुछ बहुत सारे खदशात थे जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से। चूंकि पहले ये होता था कि पाकिस्तान के अंदर से रेंजर्स या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो उनकी मदद भी हासिल होती थी। तो अभी की जो सिचुएशन थी उसको नज़र है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च और जो बाकी उन्होंने अमन अमान के जो मसाइल क्रिएट किए थे, तो फेडरल के लिए शायद मुमकिन नहीं था कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो एफसी या आपके रेंजर्स वहाँ डिप्लॉय करें। तो इसके हवाले से जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ रिजर्वेशन थी और वहाँ जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का भी जो है वो कोई बहुत ज्यादा वाज़ेह स्टैंड नहीं था। वो इलेक्शन कमीशन पे चीजें डाल रही थी, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कह रहा था जी कि सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। इसी माहौल के अंदर जो है वो चीजें हुई हैं। अच्छा, पहले मरले की निस्बत जो है ना, ये जो आज दूसरा और तीसरा जो मरला है उसके अंदर पंजाब के अंदर से 4000 की तादाद के अंदर जो है वो पुलिस फोर्स वहाँ भेजी गई है और केपी के अंदर से 3000 जो है वो पुलिस के जो जवान है वहाँ भेजे गए। तो उनको एक एडिशनली बहरहाल जो है वो हेल्प जरूर मिल गई कि जिसके नतीजे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो अच्छे अंदाज में मेंटेन रखा गया है। और अभी तक भी जो है वो जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर हम गए भी हैं, बाकी जिन लोगों से राब्ता भी है, कोई इस तरह की कोई इतला नहीं है कि कोई बड़े पैमाने पे कहीं कोई फसाद हुआ हो, कोई पोलिंग रुकी हो या कहीं जो है वो मार कुटाई के या किसी इंसानी जान के ज़ाया उनको कोई वाकयात नहीं हो। तो ओवरऑल जो है वो ये खिता पहले भी इसी तरह पुरअमन होता था और अभी भी जो है वो पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। दूसरी एक और डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि जो जी डॉक्टर साहब वेरी क्विक वेरी शॉर्ट मैंने हाँ, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो उसके अंदर कहीं भी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और जिसके नतीजे के अंदर जो है वो लोगों के अंदर भी बहरहाल ये एतमाद पहली दफा हुआ जी कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं, वो अपनी किस्मत का खुद फैसला कर सकते हैं। उन पे कहीं किसी तरफ से कोई दबाव नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कहीं किसी तरफ से जो है वो उनको किसी अंदाज में कोई बहकाने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा सफदर, एक नुकता बड़ा अहम था, ये मैं मिस कर गया। आज़ाद उम्मीदवार हमेशा बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान के पिछले 20 सालों में ये डेवलपमेंट हुई है कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में सामने आते हैं। इस मरतबा जी क्या डॉक्टर सूरत हाल है? डॉक्टर साहब, पहले मरले के अंदर भी अगर रिजल्ट हम देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आज़ाद उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पे थे और अभी जो आज के इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर भी आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वो उसके अंदर वो लोग मौजूद हैं जो जिनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से जो है वो शायद टिकट नहीं मिल सका, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लिटरेसी रेट भी पहले हम बात की, एक सियासी शौर भी है और नौजवान बहुत बड़ी तादाद के अंदर जब इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाह रहे होते हैं तो ज़ाहिर है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो एक से ज्यादा लोगों को टिकट दे सके। साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगले मौजू की जानिब भी बढ़ना है, इंतहाई अहम मौजू है और नाज़रीन हम दुआ करते हैं कि मुल्क में इसी तरह शफाफ इंतखाबात हों, इंतज़ामी नकाइज सामने ना आए, इंतज़ामिया अपनी जांफिशानी से बहादुरी से पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को ये यकीनी बनाए। बहुत खुशी हुई कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह ये इंतखाबात हुए और हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, आपको गाए बगाए
हम अपडेट भी करते रहेंगे उसकी तमाम तर सूरत हाल, और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो हम आपको गैर सरकारी नताइज और सरकारी नताइज बर वक्त आगाह करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा सफ़े अव्वल पर अपना ये किरदार अदा करता रहा है। मुल्क की जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो भी इकदाम किए गए हों, कोई भी डेवलपमेंट हो, आपको मुसद्दिका इतलात सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन ही फराहम करता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर-ए-आज़म की कौम से अतियात की अपील, हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। वेलकम बैक नाजरीन। आज बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने गैस की बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से नोटिस ले लिया है और आज इस हवाले से खुसूसी इजलास तलब किया गया। और जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत ने इस वक्त तेल और गैस की कंपनियां जो तलाश कर रही हैं उनके लिए 6 लाइसेंस भी जारी किए हैं। कुछ माजी के तल्ख तजर्बात हैं, हमारी कुछ गलतियाँ जिसका खमियाजा फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। ये कॉम्पिटेंसी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आप बर वक्त अगर फैसला ना करें। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ख़ास तौर पर जब आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी MOU पे साइन करते हैं या कोई आप डील करते हैं। डॉक्टर साहब, बर वक्त LNG नहीं ख़रीदी गई, अब उस LNG की कीमत 200 गुना 400 गुना अब बढ़ चुकी है। हुकूमत इस हवाले से संजीदा इकदाम करना चाहती है। मौसम सर्द हो गया है और गैस प्रेशर में कमी तो है, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके लिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि खुसूसी तौर पर उनको गैस बर वक्त फराम की जाए इंडस्ट्रीज़ को और उसको थोड़ा सा रोका जाए। क्या कहेंगे? जो हम जिस क्राइसिस से दो चार हैं उसकी वजह आपने बता दी, क्योंकि साबका हुकूमत ख़ुद को ये समझती थी कि उसका ताल्लुक़ आवाम के मसाइल से नहीं है। वो आलू गोभी की कीमत मुकर्रर करने नहीं, ये उन्होंने खुद कहा ये उन्होंने खुद कहा, उसकी कीमत मुकर्रर करने नहीं आई थी। लिहाजा उसने उसके दौर में चीनी स्मगल हो जाए कोई मसला नहीं, आटा स्मगल हो जाए कोई मसला नहीं, दवाओं की कीमतें बढ़ाकर वज़रा अपनी जेबें भर लें तो भी कोई मसला मटर नहीं। 7 रुपए किलो मिल रहे थे उन दिनों में और टमाटर पता नहीं 16 रुपए मिल रहे थे। तो ये सूरत हाल थी ना।
तो जब नालायक हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं तो इस तरह के मसाइल विरसे में छोड़ जाती हैं। तो फिर उसके बाद अगर ज़िम्मेदार हुकूमतें आएँ तो ज़िम्मेदार हुकूमतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी ही ये है कि वो आवाम के मसाइल पर तवज्जो दें और उन्हें हल करने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो ये इक़दाम किया, नोटिस लिया, एक इजलास तलब किया, तो हम तवक्को करते हैं ये काम उन्होंने दुरुस्त किया। अब हमें तवक्को है कि जो उन इजलासों में फ़ैसले होंगे और जो उन्हें इक़दामात करने हैं वो बर वक्त करेंगे और आम आदमी को, अगर अब ख़बरें आ रही हैं ना कि बच्चे बग़ैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं, लोगों के घर खाना नहीं पक रहा, आग नहीं चल रही, बाज़ार से आप कितने दिन खाना ले सकते हैं? मुमकिन नहीं है। और जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ज़रूरत यही है कि लोगों के घर में प्रॉपर ईंधन जाए और इसके लिए वज़ीर आज़म ने अगर फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया है तो हम इसका खैर मकदम करते अच्छा, हैं। एक प्रोग्राम की तवज्जुद से और इस क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम पे इस पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासियों की एक इल्तिजा और एक गुजारिश जो है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हालांकि के मैंने हल नहीं करना जी ये नहीं, काम। आपने नहीं हल करना, ताकि हम इस पे बात करें, ताकि हुकूमत वक्त भी इस हवाले से कुछ संजीदा नोटिस ले कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को नए कनेक्शन की पाबंदी का सामना करना पड़ा। पिछली हुकूमत में भी अदवार में उनको करना पड़ा। हमें मिलेगी, गैस मिलेगी, हमारी बात हो रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को ना रोका जाए और कम से कम सारिफीन को और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उन्हें, जो इस्लामाबाद में इस वक्त रहकर वफाकी दारुल हुकूमत में गैस की ज़रूरत से महरूम है, उनके लिए इक़दाम। ये बड़ा एक नाजुक मसला है। और ये अब इस्लामाबाद में जो नई बस्तियां और रावलपिंडी में नई बस्तियां बस रही हैं उन्हें ये चैलेंज दरपेश है। और इस चैलेंज की वजह से वो जो सिलेंडर फराहम करते हैं वो आवाम उनकी ब्लैकमेलिंग का माफिया शिकार बन है। चुका है वो। माफिया बन चुका, उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत उस पर तवज्जो दे। ये दुरुस्त है कि आपके पास गैस नहीं है, गैस की कमी का शिकार हैं, तो आप ये किस तरह से करेंगे? ये इसी तरह से हो सकता है कि बेहतरीन प्लानिंग की जाए, बिल्कुल बेहतरीन प्लानिंग की जाए। इसके अलावा जो आपने इंपोर्ट करना है उसके नए रास्ते तलाश किए जाएं। तीसरा जो उसका तरीका ये है कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। 2014 की बात है, सदर ममनून हुसैन साहब ने आज़रबाईजान का दौरा किया। आज़रबाईजान के बारे में ये कहा जाता है, जैसे वो नहीं होती आम सेइंग हो जाती है, मिथ हो जाता है, वो ये है कि घर में आदमी को पानी के लिए भी हैंड पंप लगाए तो तेल निकल आता है वहाँ से। गैस की सूरत हाल ये है कि एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ 24 घंटे आग भड़की रहती है क्योंकि अंदर से गैस रिस रही होती है। तो वो सारी जो दौलत है आज़रबाईजान की वो इसी ऑयल और गैस से है। तो वहाँ ये तय पाया कि हम उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ नए वेल बनाएंगे, डिग आउट करेंगे चीज़ें और इस मसले को हल करेंगे। हमारे यहाँ तो कहते हैं, पिछली दफ़ा आपको याद होगा ड्रिलिंग हुई थी तो कहा था कि इतना गैस और इतना होगा, हम दूसरे मुल्कों को देंगे। वो वही थे, आलू टमाटर वाले थे जी, ना। जी, जी। असल किस्सा क्या था? असल किस्सा ये था कि उस ज़माने में फिर वो धरना हो गया। धरना होने के बाद हुकूमत को काम करने का मौका ही नहीं दिया गया और मौका जब फिर बाद में धरने वाले आ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम ही नहीं है। वरना गुज़श्ता 4-5 बरस अगर काम करने का मौका मिलता तो मैं ये समझता हूँ कि आज़रबाईजान के तावन से और उनके तजर्बे से सीखते हुए हम काफ़ी आगे बढ़ चुके होते और ये मसाइल हमें दरपेश ना होते। अच्छा, इसमें एक नुक्ता और भी बड़ा अहम है कि इस वक्त जो हमारी प्लानिंग है, हिकमत अमली है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, गैस की फराहमी, क्योंकि हमारे पास जो गर्म मौसम होता है और फिर उसके बाद यूँ ही हम सर्द मौसम में दाखिल होते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग आप नहीं समझते कि होनी चाहिए, हिकमत अमली होनी चाहिए, टाइमिंग मुकर्रर कर दी जाए और उस टाइमिंग का ख्याल रखा जाए, उसको, उसकी शफाफियत को यकीनी एक काम और भी है, आप बहुत सारे इलाकों से वाकिफ़ होंगे जहाँ गैस चोरी होती है। बिल्कुल, घर की सतह पर नहीं चोरी होती, जी हाँ, इंडस्ट्री में कमर्शियल चोरी होती है। उस पर कुछ नज़र रखी जाए। उसमें यकीनन बहुत ताकतवर लोग होंगे, माफियाज होंगे, तो उन माफियाज को, उन ताकतवर लोगों पर गिरफ्त करना किसका काम है? तो वो हुकूमत का काम है। मुश्किल काम है लेकिन यही काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इस चोरी को रोक लें तो इस पर काफ़ी मामलात दुरुस्त हो सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। और बाकी प्लानिंग वाली और बात गैस है, के नए ज़खायर, उसकी भी तलाश, बिल्कुल डेफिनेटली उसकी मैं ड्रिलिंग और मैं उसके लिए आज भी ये कहता हूँ कि तकनीकी मावनत, मरहूम अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब की, वो एक बुनियाद डाल आए थे आज़रबाईजान के, वो 2 तरफ़ा दौरा था, तो वो एक डाल आए थे, उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि हम उनके तजर्बात से सीख कर
काफ़ी हम आसानी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी अहम है, क्योंकि अब हम कंक्लूड करना है। ये 18वीं तरमीम के बाद गो के प्रोविंशियल अटॉनमी ज़रूर मिली, सूबों को काफ़ी हद तक इख्तियारात भी मिले। आप नहीं समझते कि सूबों का एक कंट्रीब्यूशन भी इसमें बड़ा अहम है? विफाकी सतह पे इजलास तलब हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस भी लेंगे, सब कुछ, लेकिन ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस वक्त तो बाज़ सूबे ऐसे हैं ना, वो ख़ुद को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझ रहे। वो पाकिस्तान की जो जहाँ चीज़ें पूल होती हैं जाके, जहाँ फेडरेशन बनती इकाइयों है की और फेडरेशन मजबूती। मजबूत होती है, जहाँ फंड पूल होते हैं, उससे रूगर्दानी कर रहे हैं। और इस तरह के वहाँ से वाइब्स आ रही हैं और मैसेजेस आ रही हैं कि जैसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये उस खराबी का नतीजा है जिसकी आप यानी पीटीआई की हुकूमत गई तो बाज़ लोगों ने कौमी परचम की तौहीन की और कहा कि हमारा कोई सरोकार अब इस मुल्क के साथ नहीं है। तो ये वो तर्ज़ अमल है जो इख्तियार कर लिया गया है। इसको तो बहुत सख्ती से इस मामले से निपटने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें आगे बढ़े ना। सिर्फ ये गैस और पेट्रोल का तो मामला नहीं है, ये तो पूरी रियासत का मामला है। ठीक उस है। पर तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अब आपका डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सुई सदरन हो, एक तो असर नौ हमें जायज़ा लेना होगा हुकूमत वक्त को कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे नकाइस मौजूद हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ मौजूद हैं जिसके हवाले से कई मरतबा इसके इंकशाफ भी हुआ है, खदशात का इजहार भी किया है। और मैं डेफिनेटली हमेशा हम बात करते हैं, हम स्टेट की बात करते हैं, हम पूरे मुल्क की बात करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, एक सिंबॉलिक हम पूरी दुनिया में इसकी पहचान है एक। और यहाँ के बासी जो इस्लामाबाद के बासी है, यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, हुकूमत वक्त को भी पता है कि यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे, यानी आपके रेड जोन से, वहाँ पे गैस मौजूद नहीं है। और एक ऐसा इलाका भी है जो नया पाकिस्तान जहाँ पे बसा करता था, और वो पूरे मुल्क में तब्दीली की बात करते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर, अपने एरिया में, जो उनका एरिया है जहाँ वो खुद मुकीम है, आबाद हैं, वो वहाँ पर गैस और बिजली तक फराहम नहीं कर सके। एक दिन किसी ने कहा जी वो तो चांद का टुकड़ा है बनी गाला। तो मैंने कहा जी बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, क्योंकि चांद पे पानी, गैस और बिजली दस्तयाब नहीं होती, लिहाजा वो चांद का टुकड़ा है। और चंदा मामू जो हैं वो दावे करते रहे, लेकिन चंदा मामू का जो पूरा एरिया है उसके बासियों की ये फरियाद थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।